हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो मैं इनिशियली तो आपके जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। उसके बाद जो है हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहले तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपके डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है जिसको आप लोग जानते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में आपको सबके मासेस याद करने चाहिए, सबका चार्ज आपको याद होना चाहिए, जिससे कि आप E/m रेशो निकाल सकें। उसके बाद आपको जो है आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोइलेक्ट्रिक्स, आइसोस्टर्स, इन सब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। रोतेश, कैमरा बंद करो बेटे। इन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद एटॉमिक मॉडल्स, मेन हमारे पास एटॉमिक मॉडल्स एक दो प्रीवियस जो अभी मैंने आप लोगों को बताया उसमें एक दो पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोशन, इन सब चीजों को आपको याद रखना चाहिए। जैसे मैं एक फॉर्मूला लिख के आपको दिखाता हूँ। m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v/c का होल स्क्वायर। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मोशन है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्ट है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और c क्या है, लाइट का वेलोसिटी। मतलब अगर v और c बराबर हो जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है इंफिनिटी में चला जाए। ये इस तरीके के। और दूसरा मैंने आपको जो पॉइंट मैंने बताया E/m रेशो, आपको सबका मालूम। अब बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें जल्दी जल्दी देखो जिससे कि हम लोग आगे क्वेश्चन पे जा सके। जैसे रदरफोर्ड मॉडल में मैं अगर रदरफोर्ड मॉडल की बात करूं, रदरफोर्ड मॉडल, तो रदरफोर्ड मॉडल की अगर मैं बात करूं तो रदरफोर्ड मॉडल में बेटा हमारे पास मेन कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको याद रखने चाहिए। जैसे रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस r बराबर r0 इंटू a टू द पावर 1/3, ये आपको मालूम होना चाहिए। r बराबर r0 इंटू a टू द पावर 1/3। a क्या है इसमें, a बेटा इसमें मास नंबर, समझ बात आगे नहीं आ गई। r की वैल्यू 1.33, r0 की वैल्यू 1.33 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर के आसपास लेंगे आप, जिसको फर्मी मीटर भी कहते हैं बेटे। हम समझ बात आ रही नहीं आ रही, इसको हम लोग फर्मी मीटर भी कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। रदरफोर्ड के मॉडल में जो है, वैसे तो बहुत कम उम्मीद है कि आपको रदरफोर्ड के मॉडल में यहां तक पूछा जाए। हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं और ये स्क्रीन से टकरा रहे हैं, उनके बारे में पूछा जाए तो म्यू बराबर μ0 अपॉन अंडर रूट sin टू द पावर 4 θ/2, ये वाला फॉर्मूला। वैसे इस फॉर्मूले को बहुत ज्यादा आप लोग जो है यूज मत करना, इसको शायद आप लोगों ने यूज भी नहीं किया होगा। sin टू द पावर 4 θ/2 ये यहाँ तक नहीं पूछेगा। जनरली आपसे जो मेन क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा r0 बराबर 1, r बराबर r0 इंटू a टू द पावर 1/3 के बारे में, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बोर्स मॉडल में आपसे जनरली पूछेगा रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, इनके बारे में आपसे पूछेगा। पहले तो इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में आपके पास न्यू बराबर c/λ, ये वाला फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। c की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड। विजिबल रेंज आपको मालूम होनी चाहिए।
3800 से लेके 7600 एंगस्ट्रॉम तक, ये आपके पास क्या है, विजिबल रेंज का लैम्डा है जो आपको मालूम होना चाहिए। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, E बराबर एच न्यू, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा, तो E बराबर एच इंटू सी बाई लैम्डा, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी के साथ साथ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बाद आपके पास जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फॉर्मूला है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। एच कॉमन ले लो, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये मालूम होना चाहिए कि जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट आई के, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो काइनेटिक एनर्जी है, समझ बात आ गई नहीं है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यू की। ये आपको, ये बेटे छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल है, ये आपको याद होना चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं बोर्स मॉडल की बात करने लगूं, तो बोर्स मॉडल में रेडियस आपको मालूम होना चाहिए, आर बराबर आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, और आर नॉट की यहाँ पर वैल्यू क्या होती है बेटा, 0.529 एंगस्ट्रॉम। वी के लिए आपको मालूम होना चाहिए, वी बराबर वी नॉट इंटू जेड बाई एन, और वी नॉट की वैल्यू क्या होती है, 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, इसकी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसी तरीके से बेटे जो एनर्जी ई, टोटल एनर्जी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये मालूम होना चाहिए। अच्छा, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इनके बीच का रिलेशन मालूम होना चाहिए। मैंने आप लोगों को बताया था टोटल एनर्जी क्या है, पापा, काइनेटिक एनर्जी क्या है, मम्मी, माइनस लगा दो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दोनों का बच्चा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, बाई 2, उसमें दोनों के प्रॉपर्टीज हो। ये मैंने आपको फॉर्मूला याद करवाया था, वीडियो में भी मैंने आप लोगों को जब मैंने दिया था तो भी मैंने फॉर्मूला कहा था कि फॉर्मूला बेटा याद रखो, टोटल एनर्जी क्या है, -k, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, P/2, ये फॉर्मूला मैंने कहा था। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो इसको मान लो ये मम्मी है, ये पापा है, और ये क्या है, उनका बालक, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, बाई 2 हो जाएगी। ये बहुत ही आसान आसान से मैंने ट्रिक्स बताए थे आप लोगों को फॉर्मूले याद करने के लिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो रेडियस, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, इन सब के फॉर्मूले आपको बोर्स मॉडल में तैयार होने चाहिए। यहाँ पर एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो बेटा ध्यान रखना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक तरीके का, पहली बात तो याद रखो ये लाइन स्पेक्ट्रम, ये अधिकतर बच्चे इसको गड़बड़ कर जाते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। अब उसमें जब हम लोग जो है लाइन स्पेक्ट्रम में देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, देखो बेटा इलेक्ट्रॉन अगर एक्साइट होगा, इस बात को ध्यान रख, इस चीज को बहुत ध्यान से देखना, अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा मतलब n बराबर 1 से किसी पर भी जाए तो एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब। तो ये एब्जॉर्ब एनर्जी की बात करें, और n बराबर किसी भी हायर से लोअर पर आए, मैं कह रहा हूं n बराबर 6 से n बराबर 4 पर आ रहा है, लोअर पे आ रहा है, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा, इन सब की बात की जा सकती है कि एब्जॉर्प्शन कौन सा होगा, एमिशन कौन सा होगा। अच्छा, एक दो बातें और बता देता हूं, मान लो n बराबर 6 से इलेक्ट्रॉन n बराबर 4 पर आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 पर आया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 पर आया, कह दिया जाए आपसे कितने फोटोन इजेक्ट करेगा, तो बेटा जितनी जंपिंग होगी उतने ही इजेक्ट करेगा। एक एच न्यू यहाँ, एक एच न्यू यहाँ, एक एच न्यू यहाँ, तो कितने इजेक्ट करेगा, तो टोटल आप कहोगे 3 फोटोन इजेक्ट करेगा। ऐसा मत क्या कर देना 6 से लेके 1 तक जाओ तो 6 से 5 पर आ ही नहीं रहा भाई, डायरेक्ट 6 से 4 पर आ रहा है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इजेक्टेड, इसकी बात कर सकते हैं।
या आपसे क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, कह दे n बराबर 6 से n बराबर 5 से कहीं से भी n बराबर 1 पर आ रहा है, तो अगर डायरेक्ट n बराबर 1 पर इलेक्ट्रॉन आता है तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने लिखाया था n इंटू n माइनस 1/2, ये टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस, ये टोटल नंबर ऑफ आपकी स्पेक्ट्रल लाइंस हो जाएंगी, जिसमें क्या आप क्या कहोगे, डायरेक्ट n बराबर 1 पर इलेक्ट्रॉन पहुंच रहा है तो उसको आप कहेंगे टोटल नंबर ऑफ इजेक्टेड लाइन का। मान लो डायरेक्ट n बराबर 1 पर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा, सोचो n इज इक्वल टू 6 से n इज इक्वल टू 2 पर आ रहा है, 1 पे नहीं पहुंच रहा, तो क्या करेंगे, उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखा है, मैंने क्या लिखा है, तो उस समय नंबर ऑफ इजेक्टेड लाइन लिखेंगे n2 माइनस n1, n2 हमेशा हाइयर वाला होगा, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय, इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर n बराबर 1 पे पहुंच रहा है डायरेक्ट, तो हम निकालेंगे किस तरीके से, n इंटू n माइनस 1/2, और अगर n बराबर 1 पे डायरेक्ट नहीं पहुंच रहा और कहीं पर डायरेक्ट पहुंच रहा है तो हम निकालेंगे n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1/, इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये तो बोर्स मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा की बात है। अच्छा पेन चेंज करके देखूं, करता हूं बेटे, एक मिनट, करता हूं। चलिए, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात आ गई आपके पास। और क्या आपसे पूछा जा सकता है बेटा, डी ब्रोगली इक्वेशन आपसे पूछी जा सकती है, आपसे डी ब्रोगली इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन mb, फिर इसका काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन पूछा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², तो आप क्या ले सकते हैं इसमें b में, जो है 2ke/m इज इक्वल टू v का अंडर रूट, ये वैल्यू यहाँ पुटअप कर दोगे, इनका रिलेशन निकल जाएगा, ऐसे पूछा जा सकता है। आपसे डी ब्रोगली इक्वेशन और बोर्स मॉडल के बीच का रिलेशन पूछा जा सकता है, और उस रिलेशन का मैंने फॉर्मूला लिखाया था 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, उस रिलेशन का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, और n क्या था वहां पे, n शेल था, और जो शेल नंबर होगा उतने ही वेव्स बनेंगी, नंबर ऑफ वेव्स, जो शेल नंबर होगा उतनी, जैसे मैं कहूँ n बराबर 3, नंबर ऑफ वेव्स बताइए, तो आपका आंसर होगा n बराबर 3 में नंबर ऑफ वेव्स हो जाएंगी 3, तो 2πr बराबर n लैम्डा, ये बोर्स मॉडल मतलब ऑर्बिट और ऑर्बिटल। देखो बेटे, जो बोर मॉडल था, जो बोर्स मॉडल था वो कहता था ऑर्बिट, और जो डी ब्रोगली है वो कह रहा है ऑर्बिटल। बेटे इन दोनों चीजों को ध्यान रखो, बोर्स मॉडल ऑर्बिट कह रहा है और डी ब्रोगली इक्वेशन ऑर्बिटल कह रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए। ऑर्बिटल एक स्पेसिफिक एरिया है जहां वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन आर मैक्सिमम, मतलब साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन को साई स्क्वायर से डिनोट करते हैं, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द, और क्या, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पूछ सकता है, प्रिंसिपल क्या था आपका, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी आपसे प्रिंसिपल पूछ सकता है। प्रिंसिपल आपका क्या है बताता हूं, देखो बेटे, प्रिंसिपल है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4π, मतलब वी कैन नेवर प्रेडिक्ट the position and momentum of a microscopic or macroscopic particle simultaneously, एक साथ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखना है, यहाँ एक बार क्वेश्चन पूछा गया, मैं अभी डिस्कस भी करूंगा, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल क्वांटिटीज दो एक साथ दे सकता है, हो सकता है वो क्या दे दे, डेल्टा ई दे दे और डेल्टा टी दे दे, तो वो भी h अपॉन 4π, कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी एक साथ दे सकता है,
क्योंकि एनर्जी और टाइम, एक टाइम में कितनी एनर्जी होगी तो उसके लिए उसकी पोजीशन रिक्वायरमेंट होगी, तो वो नहीं निकाल सकते आप लोग। तो डेल्टा ई और डेल्टा टी भी दे सकता है, मतलब वेरिएबल क्वांटिटी यूज कर सकता है वो, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, और बेटे 4 आपके क्वांटम, कौन कौन से? प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। एजीमुथल को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। प्रिंसिपल को स्मॉल एन, इसको एल, मैग्नेटिक को एम, स्पिन को एस। एन की वैल्यू कहां से शुरू हो सकती है? 1 से। एन की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर रिसाइड नहीं कर सकता। एल की वैल्यू कहां से शुरू हो सकती है बताइए? 0 से n-1। और इसके लिए 0 होगी तो s, 1 होगी तो p, 2 होगी तो d और 3 होगी तो f। ये आ सकता है आपके पास, ठीक है बेटे। उसके बाद क्या हो जाएगा? m की वैल्यू, m की वैल्यू कहां शुरू होती है? -l इंक्लूडिंग 0 टू +l, ये m की वैल्यू शुरू होती है। टोटल m की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? 2 इंटू एल प्लस 1, ये टोटल m की वैल्यूज हो सकती है। टोटल सबशेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2 इंटू 2l प्लस 1, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो ये सबशेल के इलेक्ट्रॉन है, जो पिछली बार पूछा गया था आपसे, बच्चे गलत कराए। बच्चे शेल के इलेक्ट्रॉन लिखाए, आपसे सबशेल के इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। स्पिन क्वांटम नंबर में 2 हो सकते हैं, एक +½ और एक क्या हो सकता है? -½ हो सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपसे नोड के बारे में पूछा जा सकता है, आपसे रेडियल नोड और एंगुलर नोड, इनके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। तो ये जो है आपसे जो है टोटल जो भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में इतनी बातें जो है आपसे पूछी जा सकती हैं, जो कि मैंने कोशिश की कि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। अगर इतने फॉर्मूले आपको रिवाइज हैं तो बाद क्वेश्चन आप कर पाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं और मैं आपकी शीट पर रख रहा हूं, एक एक करके देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन द विजिबल रीजन। वैसे तो ये क्वेश्चन सभी बच्चों को याद होगा। विजिबल रीजन में कौन सी फॉल करती है? दैट इज बामर सीरीज। यहां मैं एक चीज एक्स्ट्रा ऐड करूंगा आप लोगों के लिए, ध्यान रखिए। ओनली द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ बामर सीरीज फॉल्स इन विजिबल रीजन। ये बेटा याद कर ले। हो सकता है कि थोड़ा सा टेक्निकल कुछ पूछ ले आपसे कि कितनी लाइन फॉल्स। ओनली द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द बामर सीरीज फॉल्स इन द विजिबल रीजन। इसका आंसर हो जाएगा सी। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा? What will be the longest wavelength line in the Balmer series of spectrum? अब इसको जरा ध्यान से देखिए। हमारे पास फॉर्मूला है न्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जेड स्क्वायर की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ नहीं कहा। इसका मतलब है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 होती है, मामला खत्म। अब कह रहा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। अब ये दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का और एक शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अगर बेटा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हो तो बेटा फॉर्मूला याद करो, E बराबर एच न्यू, तो H इंटू सी बाई लैम्डा। E और लैम्डा के बीच में रिलेशन रिवर्स है,
तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया मिनिमम एनर्जी, और अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हो तो उसका मतलब हो गया मैक्सिमम। तो अगर हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करें तो जस्ट अगल बगल वाले की बात करें तो व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? बामर सीरीज। तो बामर सीरीज के n1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और 2 के सबसे पास वाला n2 की वैल्यू 3। अब आप लोग आराम से कैलकुलेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर 1/4 माइनस 1/9। अच्छा, आर की वैल्यू क्या रखोगे बेटे? आर की वैल्यू रखोगे 109678। अब बेटा ये सीजीएस सिस्टम है, एक काम करो, आर की वैल्यू लगभग इतनी रख लिया करो 109700, लगभग इतनी रख लिया करो, आपकी कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाएगी। और एक बात बता, लैम्डा निकालना है 1/r, 1/r की वैल्यू हमेशा 912 एंगस्ट्रॉम रखना, आपका आंसर काफी आसानी से। मेरी बात समझ में आ गई? यहाँ आर मत रख के कैलकुलेट कर लो, 1/r आ जाएगा, 1/r को 912 रख देना, आपका आंसर। ठीक है ना? करीबन 656 के आसपास का आंसर आ जाएगा, आप उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। जल्दी बोलिए, क्या ये कैलकुलेट हो जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, सबने कैलकुलेट कर लिया लगभग। चलो मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ चैट बॉक्स को। गुड, लगभग सबने कैलकुलेट कर ही लिया। तो ये आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ मुझे जो बताना है आपको वो मैंने आपको बता दिया कि आर की वैल्यू क्या रखेंगे, वो 109678 सीजीएस सिस्टम में, और 78 न रख के 700 678 न रख के 700 रख लो, और 1/r की वैल्यू 912। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन। According to the Bohr theory, which of the following transition of hydrogen atom will give rise to the least energetical photon? बेटा क्वेश्चन बहुत ही दिमाग से बना है, बच्चे को बोर्स मॉडल के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जरा ध्यान दो, ये न्यूक्लियस, अजय थोड़ा सा गड़बड़ी कर गए मेरे हिसाब से, थोड़ी सी गड़बड़ी कर गए बेटा। यस, अभिव्यक्ति, दृष्टि, दृशिका आप लोगों का सही, अंकित आपका भी सही, थोड़ी गड़बड़ी। यस, द आंसर विल बी सी। जरा ध्यान देंगे इस चीज को, बहुत ही ध्यान से समझेंगे बेटे। जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी गैप कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे हम लोग ऊपर चलते चलते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका एनर्जी गैप कम होता चले। तो जो पहले वाले की एनर्जी है, पहले वाले की है -13.6, दूसरे वाले की एनर्जी होती है -3.4, तीसरे वाले की एनर्जी होती है -1.5, चौथे वाले की एनर्जी होती है -0.85। तो ध्यान देखो, लगातार जो एनर्जी गैप है वो कम होता चला जाएगा, ये लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा एनर्जी गैप। काफी ऊपर जाने पे दोनों एक दूसरे में ओवरलैप करने लगे। तो बेटा सबसे ऊपर पहुंच जाओ, सबसे ऊपर है 6 से जस्ट पहले वाला, क्योंकि लगातार एनर्जी गैप क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो वो कह रहा है विल गिव राइज टू लीस्ट एनर्जेटिकली फोटोन। तो सबसे कम एनर्जी हमको जो है कब रिलीज करनी पड़ेगी, जब हमारा 6 से 5 पर आएगा। क्यों? अगर वो 5 से 4 पर आया तो बेटा 6 और 5 के बीच में एनर्जी गैप क्या है, कम है, और 5 से 4 के बीच में जो एनर्जी गैप है वो लार्ज एनर्जी गैप है, अधिक। तो एक बात कहो, अगर 5 से 4 पे आया तो ज्यादा निकालेगा, या 6 से 5 पर आया? तो कह रहा है जब 6 से 5 पर आएगा तो कम से कम अमाउंट की एनर्जी क्या काम करेगा, रिलीज। तो द आंसर विल बी आंसर नंबर सी। नेक्स्ट कह रहे हैं इन द हाइड्रोजन एटम द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिटल। ध्यान रखना, अभी अभी मैंने आपको बताया कि रिलेशनशिप पूछा जाएगा बोर्स मॉडल और जो है डी ब्रोगली इक्वेशन में। क्या फॉर्मूला बताया, अपने आप बताइए। फॉर्मूला मैंने बताया 2πr बराबर n लैम्डा, 2πr बराबर n लैम्डा। अब
हमारे पास n की वैल्यू क्या कह रहा है वो कि सेकंड बोर ऑर्बिट, n की वैल्यू 2 है तो ये 2 से 2 कट गई, बचा पाई r बराबर लैम्डा। लेकिन r नहीं है, r2 है, तो r2 निकाल लो। किसके लिए निकालनी है भैया? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो r2 बराबर 0.529 इंटू n स्क्वायर बाई जेड, तो दैट इज इक्वल टू 4। बोलो भैया, तो दैट इज इक्वल टू आपका निकल जाएगा 4 9 36 6 3 8 11 का 1 कैरी 1 और 21 और इतने इंटू 10 टू द पावर -10। तो ये आ गया पाई इंटू 2.0 में हटा, 0 नहीं, 2.116 इंटू 10 टू द पावर -10, ये एंगस्ट्रॉन में आ गया। कितने लैम्डा? अब पिकोमीटर में उधर कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 211.6 पाई 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर -12, दैट इज इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 211.6 पाई पिकोमीटर। गुड। लगभग काफी सारे बच्चों ने मुझे आंसर दिया है, अनीता और भी कई सारे बच्चों ने मुझे आंसर दिया है, मनदेव, दृशिका, सबका आंसर लगभग सही है, राहुल, सभी ने आंसर दिया, अजय, सब आंसर सबका सही है। समझ बात आ गई नहीं आ गई? तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें डी ब्रोगली वेवलेंथ और बोर्स मॉडल दोनों को रिलेट करेगा। ये फॉर्मूला रट लेना, 2πr बराबर n। चलिए क्या कह रहा है? The measurement of electron position is associated with an uncertainty in the momentum। ठीक है, ये तो बिल्कुल सही बात है, हमारे पास फॉर्मूला यही होता है। क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, यही फॉर्मूला होता है हमारे पास। डेल्टा p की बात कर रहा है, डेल्टा p की वैल्यू दी गई है 1 इंटू 10 टू द पावर -18, तो डेल्टा p इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -18। डेल्टा p होता क्या है? m इंटू डेल्टा v, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -80। क्या निकालना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया गया है, वेलोसिटी की अनसर्टेनिटी आपको निकालनी है। नहीं निकाल लोगे क्या? डेल्टा x इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर -18 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर -28, तो दैट इज इक्वल टू 1.9 इंटू 10 टू द पावर -10, दैट इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 टू द पावर -9, सॉरी -10 नहीं, +10 हो जाएगा, +10, तो दैट इज इक्वल टू +10। तो 1.1 के आसपास आ जानी चाहिए वैल्यू, 1 ये है। वेरी गुड ईशा, राहुल, सभी लोगों का सही है। सुरेंद्र आपका भी सही है, अनीता आपका भी सही है, ये तो काफी आसान। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था आप लोगों से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कह रहा है कि द अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन इज डेल्टा x इनटू डेल्टा t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ये बिल्कुल सही, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है। तो डेल्टा ई डेल्टा टी दे सकता है, मैंने अभी भी आपको बताया। हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी, ये बिल्कुल हम लोग पढ़ते आए हैं, इसीलिए कॉपर और क्रोमियम में D5 क्रोमियम में कर देते हैं और कॉपर में D9 कर देते हैं, D9 का D10 कर देते हैं, D5 क्रोमियम में और D10 कॉपर। Energy of 2s orbital is less than the energy of 2p orbital in the case of hydrogen like atom, ये बात गलत, ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन लाइक एटम में फाइन स्पेक्ट्रा की बात हो ही नहीं पाई, तो हाइड्रोजन लाइक एटम में होगा क्या? 1 में जितने भी हैं वो पूरे पूरे एक एनर्जी लेवल के, 2s 2p सेम एनर्जी लेवल के, 3s 3p 3d सेम एनर्जी लेवल के, 4s 4p 4d 4f सेम एनर्जी, ये याद कर लेना। हाइड्रोजन में फाइन स्पेक्ट्रा बन ही नहीं पाएगा, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और आगे स्प्लिटिंग होने के लिए एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए, आगे स्प्लिटिंग होने के लिए, तो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आगे स्प्लिटिंग नहीं हो पाएगी। द ऑप्शन द रॉन्ग इज सी। और ये कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, ये बात बिल्कुल सही है। वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल, b इज इक्वल टू ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ये बात भी बिल्कुल सही। 7th, which of the following statement do not form a part of Bohr's model of hydrogen atom? Energy of electron the orbits are quantized, सही है, एनर्जी फिक्स की थी उसने हर ऑर्बिट की, यही तो रदरफोर्ड के ऊपर उसका एडवांटेज था।
द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज लोएस्ट एनर्जी। हाँ, जो न्यूक्लियस के सबसे पास है उसकी लोएस्ट एनर्जी है और सबसे लास्ट वाले की हाईएस्ट एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो 0 हो सकती है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। हाँ, द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। ये हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है, ये बोर्स मॉडल नहीं है। तो व्हाट इज योर करेक्ट ऑप्शन? योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। 8 बेटा, ये n+l रूल, ये आप लोग n+l रूल से कर लोगे या नहीं कर लोगे? बोले भैया, सबके लिए निकाल लोगे? 4d 5p 5f और 6p। तो 4d के लिए 4+2, 5p के लिए 5+1, 5d के लिए 5f के लिए 5+3, और ये तो 5p है, और 6p के लिए 6+2, सॉरी 1, 2 नहीं 1, और ये 4+2 6, यहाँ कितना हो जाएगा 8, और यहाँ कितना हो जाएगा 7। अब आपका बचा इन दोनों, अगर n+l दोनों का सेम आए तो n की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। यस, समझ बात आ गई नहीं आ गई? तो सबसे ज्यादा किसका आएगा? 5f। 5f के बाद कौन सा आएगा बताइए? 6p। 6p के बाद कौन सा आएगा बताइए? 4d, सॉरी नहीं 5p, और उसके बाद कौन सा आएगा बेटा? सबसे कम एनर्जी वाला 4p। है कोई? यस, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अगर n+l सेम हो जाए, कुछ बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया था, अगर n+l सेम हो जाए तो n की वैल्यू ही वैलिड होगी। 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। बेटे सिर्फ s से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, एक ही ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो, और किसी से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। एक के लिए +½ दूसरे के लिए माइनस, बाद बाकी तीनों वैल्यूज सेम हो जाएंगी। दीक्षा, अभिव्यक्ति, दीपक, सब आप लोगों का सही आंसर है। विवेक, आपका भी सही आंसर है, वेरी गुड। 10 बताओ बेटा, इसमें क्या होगा? देखो बेटा, n3l which of the following set of quantum number is not possible पूछा है। तो n3l0 m0 ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। n2l2, n और l की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, तो ये नहीं हो सकता। n बराबर 4 हो सकता है, हाँ। l3 बिल्कुल हो सकता है, n-1 है, -2 हो सकता है, -½ हो सकता है। n बराबर 1, l बराबर 0। अगर l 0 है तो m-1 कभी नहीं हो सकता, l भी 0 होगा, मतलब ये वैल्यू भी नहीं हो सकती। कह रहा है n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, m की वैल्यू क्या होती है? -l इंक्लूडिंग 0 +l। तो अगर ये 2 है तो ये ज्यादा से ज्यादा वैल्यू -2 हो सकती है, ये वैल्यू भी गलत है। तो आंसर कितने आ जाएंगे? 2, 4, 5। तो व्हाट विल योर करेक्ट आंसर? आंसर विल बी 2, 4 एंड 5। ये वैल्यू नहीं। 11वां देखिए, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ गैडोलिनियम। बेटा गैडोलिनियम किसके पास आता है? ये क्वेश्चन आ चुका है। गैडोलिनियम है 64, सीरियम 58 से लेकर ल्यूटियम 71 तक आता है। और यहां पर क्या होता है? n-2f, n-1d, ns2। अब ये किस में आता है? 6th पीरियड में। तो n-2 हो जाएगा 4f, 5d और 6s। तो 4f, 5d, 6s। अब गैडोलिनियम तक 7 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा 4f7, 5d1, 6s2। ध्यान देना, डी में 0 भी हो सकते हैं, लेकिन गैडोलिनियम में नहीं होगा, क्योंकि 4f7 हाफ फिल्ड है। याद रहेगा। अगला 2 क्वेश्चन और है, वो और कर लो। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल? ये वर्ड याद करो, ऑर्बिटल, फॉर विच n = 3, l = 1। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। वेरी गुड पलक, सबसे पहले आंसर इसने दिया, सही है। दीपक, बच्चे इसका आंसर गलत कराए थे, 3p। समझ बात आ रही नहीं आ रही? बच्चे 3p लिखाए थे,
और इसका मैक्सिमम बच्चों ने आंसर 6 किया था। नहीं, एक ऑर्बिटल की बात कर रहा है, एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते। द आंसर विल बी सेकंड। 13 द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव में बेटे D6 प्रेजेंट होता है। नियॉन में P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम में टोटल S गिन लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 S S S 6 होते हैं। बस ये क्लोरीन के P में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ बात आगे नहीं आ गई? तो आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। अभी अभी मैंने इसका फॉर्मूला बताया। किसी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे 2 into L plus 1, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 into 2L plus 1, सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये भी बच्चे गलत कराए थे, शेल का लिखा है, सब शेल पूछा जा रहा है। अजय गलत कर दिया ना अजय? तो क्या हो जाएगा 4L plus 2, आंसर इज डी। एंड द लास्ट, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, the speed of light, which value is closest to the wavelength in the nanometer of quantum of light with frequency. Nu is equal to c by lambda, lambda is equal to c by nu। c की वैल्यू है 3 into 10 to the power 17, नैनोमीटर में ही पूछ रहा है। और nu की वैल्यू है 6 into 10